क्या हो गया धनिया, ऐसे काहे खांस रही है, क्या बात है? क्या बताऊं, ये खांसी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हो तू चिंता मत कर धनिया, लौटते में मैं वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेता आऊंगा, ठीक है ना? तब तक तू पानी पी और आराम कर, ज्यादा काम मत करना। इतना कहकर हल्कू ने अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों की डलियां उठाई और किश्ना के साथ जंगल के रास्ते सोनपुर गांव की ओर रवाना हो गया। सोनपुर गांव में हाट लगी हुई थी। किश्ना वहां बैठकर खिलौने और बर्तन बेचने लगा। सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, अच्छी मिट्टी के बने खिलौने ले लो। अरे बहन जी देख तो लो, बड़े मजबूत और सस्ते खिलौने हैं, एकदम खरी मिट्टी के बने हैं। अरे छू के देखो तो समझ में आएगा। अरे आओ भैया देख लो। तभी एक ग्राहक गुस्से में वहां आया और सीधा हल्कू की ओर देखकर बोला, अरे तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो, मिट्टी के बेकार खिलौने और बर्तन बेचकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। एक नंबर के घटिया मिट्टी का उपयोग करते हो तुम। अरे 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 बाबूजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल तुमसे जो खिलौने लेकर गया था, घर जाते ही टूट गए। ये देखो, ये लेकर आया हूँ मैं। सीधी बात है, मुझे मेरे पैसे वापस करो। लाओ। हल्कू ने चुपचाप उसके पैसे वापस कर दिए। अरे मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। इस कुम्हार से तुम कुछ मत खरीदना। इसके खिलौने बहुत ही घटिया मिट्टी के बने होते हैं। अरे हाथ में लेते ही टूट जाते हैं। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो उठा पटक करते ही है ना। ये लोगों को मूर्ख बनाता है। बच्चों के खिलौने बेकार। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। हल्कू निराश होकर बैठ गया। पिताजी, ये तो नुकसान हो गया। आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई और ऊपर से वो ग्राहक अपने पैसे भी वापस ले गया। अब तो कोई भी हमारे खिलौने और बर्तन नहीं खरीद रहा, कोई देख भी नहीं रहा पिताजी। हाँ, लगता है तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलते हैं, अब क्या करें। हल्कू ने निराश होकर अपनी डलिया उठा ली और किश्ना के साथ जंगल के रास्ते घर की ओर चल दिया। पिताजी, माँ को बुरी तरह से खांसी हो रही थी और आपने माँ से कहा था कि लौटते में वैद्य जी से दवाइयाँ लेके जाओगे, लोगे ना? हाँ, कहाँ से लेकर आऊंगा बेटा दवाइयाँ। आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है और जो पैसे थे वो भी ग्राहक को वापस करने पड़े और वैद्य उधारी नहीं करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं आज खाने का क्या होगा, कैसे होगा। शाम को हल्कू घर वापस आया। उसकी पत्नी धनिया अभी भी खांस रही थी। क्या हुआ? वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार भी है। हल्कू की आंखों में आंसू आ गए। तुम जड़ी बूटी की बात कर रही हो। मुझे तो लगता है कि आज आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हल्कू ने सारी घटना बताई। धनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर तुम्हारे खिलौने टूट क्यों जाते हैं और दूसरे कुम्हारों के तो खिलौने नहीं टूटते? वो इसलिए धनिया कि दूसरे कुम्हार अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी खरीदते हैं और तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानती हो ना। मैं तो सुंदर मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना जानता हूँ, लेकिन अच्छी मिट्टी खरीदने के लिए मेरे पास धन भी तो नहीं है। इसीलिए अपना काम चलाने के लिए मैं साधारण मिट्टी का उपयोग कर लेता हूँ और इसी वजह से मेरे बर्तन टूट जाते हैं। धनिया को जोर की खांसी होने लगी। ओ पिताजी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर कृष्णा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए। गरीब लोगों का बुखार और खांसी अपने आप ठीक हो जाते हैं।
कुछ देर आराम करूंगी, सही हो जाऊंगी। इतना कहकर धनिया लेट गई। हल्कू गहरी सोच में डूब गया। सोचते सोचते आधी रात हो गई। अचानक हल्कू खड़ा हो गया। चल कृष्णा। कहाँ पिताजी? जमींदार के खेत से मिट्टी लेकर आते हैं। उसके खेत की मिट्टी अच्छी है, उससे बर्तन बड़े मजबूत बनेंगे। हम दोनों रात भर मिलकर बर्तन बनाएंगे और फिर कल सुबह दूसरे गांव में बेच कर आएंगे। कुछ आमदनी होगी तो कुछ खाने को भी होगा और तेरी माँ के लिए दवाई भी आ जाएगी। समझा? चल बेटा। कृष्णा की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से उठा और अपनी माँ की ओर देखा जो सो रही थी। कुछ देर बाद हल्कू और कृष्णा जमींदार के खेत में मिट्टी खोद रहे थे। तभी वहां पर जमींदार अपने नौकर बल्लू के साथ आ पहुंचा। अरे वाह 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 भैया, पकड़े गए मिट्टी चोर पकड़े गए। क्यों भैया, हमारे खेत से मिट्टी चोरी कर रहा है तू? क्यों रे? जमींदार को देखकर हल्कू बुरी तरह डर गया और हाथ जोड़ते हुए बोला। जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, इसीलिए आपके खेत की मिट्टी ले रहा था। चोरी नहीं कर रहा था, बस थोड़ी सी ले रहा था ताकि अच्छे बर्तन बनाकर बाजार में बेच सकूं और कम से कम अपनी बीवी के दवाई का इंतजाम हो जाए। तो इसके लिए तू चोरी करेगा? जमींदार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए हल्कू के पास आ गया। ये बता, तुझे शर्म नहीं आती? खुद भी चोरी कर रहा है और अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा रहा है, हैं? हल्कू की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं जमींदार, मैं केवल मिट्टी ले रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, मजबूरी है, समझिए। अरे भैया, जब मिट्टी ही लेनी थी तो फिर रात के अंधेरे में तुझे मिट्टी लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर दिन में आता तो आप नहीं देते। जमींदार ने गुस्से में आकर 2-3 जोरदार चांटे हल्कू के गाल पर जड़ दिए। ये बल्लू, इन दोनों को धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दे, मैं बस चले आते हैं। बल्लू ने गुस्से में आकर हल्कू और कृष्णा को धक्के देकर खेत से बाहर कर दिया। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो रे। अगर अब दोबारा मेरे खेत में घुसने की कोशिश की तो मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। रात को जंगली जानवरों की वजह से खेत देखने आया था और मुझे क्या पता था कि यहाँ इंसानों की शक्ल में जानवर मिलेंगे। चल भाग यहाँ से, मिट्टी चोर कहीं के। ये शब्द हल्कू के कानों में बिजली की तरह गिरे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। हल्कू रोता हुआ किशन के साथ घर जा पहुंचा। धनिया जाग रही थी। आप और कृष्णा कहाँ थे? कृष्णा रोता हुआ अपनी माँ को देखकर सारी घटना बताने लगा। हल्कू के होठों से खून बह रहा था। उस निर्दयी जमींदार को आप पर हाथ उठाते हुए जरा भी दया नहीं आई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो एक बेटे के सामने उसके पिता को मार रहा है। आखिर आप जमींदार के खेत में क्यों गए थे? मैंने तो आपसे कहा था कि गरीब लोगों का बुखार और खांसी अपने आप ठीक हो जाते हैं। हल्कू फूट फूट कर रोने लगा। धनिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कृष्णा भी अपनी माँ और पिता को इस हालत में देखकर रोने लगा। कुछ देर बाद जब धनिया सो गई तो हल्कू चुपचाप उठकर आंगन में चला गया। कृष्णा, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। हाँ बेटा, तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे ना कि पिताजी आप इतने सुंदर बर्तन किस तरह बनाते हैं। हाँ पिताजी। मैं तुमसे कहता था कि थोड़ी सी बारीकियां हैं,
अगर तुम वो सीख जाओ तो मेरी तरह बर्तन और खिलौने बनाने में निपुण हो जाओगे। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हल्कू ने मिट्टी निकाली, पानी डालकर उसे आटे की तरह गूंधा, फिर चाक पर रखकर चक्र घुमाया और दोनों हाथों से धीरे धीरे आकार देना शुरू किया। देखो बेटा, मिट्टी में सही अनुपात में पानी डालना होता है, फिर उसे खूब मसलना होता है ताकि उसमें कोई हवा न रह जाए। फिर चाक पर बैठकर उसे आकार देना होता है ना? कभी गोल, कभी चौड़ा, कभी लहरदार। कृष्णा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाँ तो फिर एक बर्तन बनाकर दिखाओ बेटा। कृष्णा ने वैसा ही किया जैसा हल्कू ने बताया था और थोड़ी मेहनत के बाद उसका एक छोटा सा प्याला बनकर तैयार हो गया। हाँ, तुम्हें तो सारे बर्तन बनाने आ गए। वाह, क्या बात है। अब अगर मैं नहीं रहा ना तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी बात मत कहिए पिताजी, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हल्कू कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर लेट गया। अगली सुबह जब धनिया उठी तो देखा कि हल्कू अब बहुत दूर जा चुका था। तेरे पिताजी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चल बसे। कृष्णा की आंखों में आंसू भर आए। धनिया ने उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और हल्कू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी 10 वर्षीय कृष्णा के कंधों पर आ गई। कृष्णा अब रोज मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाता और गांव-गांव जाकर बेचता। धीरे धीरे उसके हाथों में वही सफाई और कलाकारी आ गई जो उसके पिता हल्कू के हाथों में थी। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। कृष्णा अब 20 वर्ष का एक सुंदर नौजवान बन चुका था। वो बर्तन बनाकर बेचने जा रहा था कि तभी उसकी माँ धनिया वहाँ आ गई। जब तेरे पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे तब मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मैं तेरी परवरिश कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन तूने बहुत कम उम्र में अपने कंधों पर बोझ लेकर न सिर्फ अपनी परवरिश खुद की बल्कि अपनी माँ की भी देखभाल कर रहा है। माँ, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन पिताजी ने मुझे मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना सिखाए थे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। बेटा, एक बात याद रखना, हमेशा ईमानदारी से ही काम करने की कोशिश करना। ईमानदारी से सफलता देर से मिलती है लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है। कृष्णा मुस्कुराया और चुपचाप दूसरे गांव की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो बर्तन बेचने लगा। सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, टिकाऊ बर्तन ले लो, बच्चों के खिलौने भी, घर के काम के बर्तन भी। बहन जी, दिखा दूं क्या? एक तो देख लो। अरे हाथ में पकड़ के ही देख लो, मत लेना। कुछ देर बाद एक व्यापारी कृष्णा के पास आया। अरे बस बस भैया, रुको रुको रुको। ए कृष्णा भैया, सही बताएं, तुम्हारे बर्तन तो बड़े ही सुंदर होते हैं, बस एक ही खराबी है। दिक्कत यह है कि ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। हाँ, इस बात को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी ना मिलने की वजह से ही अब तक मैं इतना पीछे हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आता। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, प्रीतमपुर राज्य में एक बड़ा मेला लगा हुआ है और मुझे बहुत सारे बर्तन खरीदने का वहां के मुखिया की तरफ से आदेश मिला है। ए कृष्णा, मुझे तुम्हारे बर्तन बनाने का ना तरीका बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है।
क्या गजब बनाते हो एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि नक्काशी नुमा बना दिया है तुमने। सुनो, अगर तुम ऐसे बर्तन बनाकर मुझे दे सकते हो जो मजबूत और टिकाऊ हो, तो मैं तुम्हें सारा का सारा ठेका दे दूंगा। तुमको भी आमदनी, हमको भी फायदा। क्या कहते हो? ये सुनकर किश्ना चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, तो अच्छे से सोच लो किश्ना, ये पहली बार नहीं है। कम से कम 50 स्वर्ण मुद्राओं का तो शुद्ध लाभ होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी मुद्राएं तुम कभी जीवन भर बर्तन खिलौने बेचकर भी कमा सकते हो। ये सुनहरा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्योंकि तुम जो भी बर्तन बनाओगे ना, गांव का मुखिया उन सारे बर्तनों को राज्य के राजा को भेंट करेगा। तब अगर तुम अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी के मजबूत और टिकाऊ बर्तन और खिलौने बना सकते हो ना, तो ही बोलना। हाँ, वहां बेइज्जती न करवा देना। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं आपको कल अच्छी मिट्टी की गुणवत्ता वाले बर्तन और खिलौने के कुछ नमूने देता हूँ। अगर वो नमूने आपको पसंद आए तो फिर आप हमको सारा का सारा ठेका दे देना। ये बात तय रही? अरे 100% तय रही, मैं तुम्हें ही दे दूंगा। भैया कमाल बनाते हो तुम, बस तुम ये टूटने वाला मामला सही कर लो। पर हाँ देखो भाई, तुम्हें ये दावा करना होगा और वचन देना होगा कि जो तुम हमको दिखाओगे अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी के नमूने, सारा का सारा माल उसी मिट्टी का होगा। ऐसा नहीं कि दिखाए कुछ और निकला कुछ और, है ना? ऐसा नहीं होगा, ईमानदारी से काम करते हैं। मंजूर है, वचन दिया आपको। व्यापारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद किश्ना अपने घर पर आया और दिमागी उलझनों में डूब गया। हाँ, बचपन से लेकर आज तक केवल गरीबी ही गरीबी देखी है। आज मौका मिला है, मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। लेकिन समझ नहीं आता कि अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी लाऊं तो लाऊं कहां से। तभी वहां पर किश्ना की माँ धनिया आ गई। क्या हो गया किश्ना, तुम क्या सोच रहे हो? अब नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ, बस हाँ थोड़ी सी थकान हो गई तो वही थोड़ा शांत बैठा था। किश्ना ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। जब माँ गहरी नींद में सो गई, किश्ना चुपचाप उठा और सीधा जमींदार के खेत की ओर चला गया। जमींदार के खेत में सन्नाटा पसरा हुआ था। किश्ना इधर उधर देखने लगा। हाँ, वैसे तो मैं इसके खेत की मिट्टी चुराना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मुझे किसी भी कीमत पर कल ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता के मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के नमूने देने होंगे। नहीं तो मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा ठेका निकल जाएगा। फिर पता नहीं जीवन में ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा, ले ही लेता हूं। हाँ, इतना कहकर किश्ना चुपचाप मिट्टी खोदकर और सीधे अपने घर पर आ गया। पूरी रात वो मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने में लगा रहा। ये बने हैं ना एकदम सुंदर और टिकाऊ बर्तन। हाँ, इनको देखकर व्यापारी खुश हो जाएगा और फिर पक्का मुझे ही ठेका मिलेगा सारा। तभी वहां जमींदार अपने साथी बल्लू के साथ क्रोधित अवस्था में आ पहुंचा। किश्ना चौंक गया। अरे जमींदार, आप यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? अरे तेरे घर पे, तुम मेरी बात सुन। अरे बरसों पहले मैंने तेरे पिता को अपनी आंखों के सामने पीटा था, उसके बावजूद भी तुझे अकल नहीं आई। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत से मिट्टी चुराने की? किश्ना चुपचाप इधर उधर देखने लगा। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? सांप सूंघ गया है क्या तुझे? कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोल। बल्लू को कोई गलत फहमी हुई है। नहीं 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 नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है किश्ना। मैंने अपनी आंखों से रात को तुझे जमींदार के खेत से मिट्टी ले जाते हुए देखा है। हाँ, क्या ऐसी समझा है क्या मुझे? जब तक मैं तुझे पकड़ता तू भाग चुका था। तेरी किस्मत अच्छी थी जो पकड़ में नहीं आया, नहीं रात ही को। तभी वहां किश्ना की माँ धनिया भी आ गई। मैंने सब कुछ सुन लिया है किश्ना,
सच सच बताओ, क्या तुमने वास्तव में जमींदार के खेत से मिट्टी चुराई? कृष्णा नजरें चुराने लगा। धनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वाह 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 वाह, लगता है कि पूरा खानदान ही चोर है। बरसों पहले इसका पिता मिट्टी चुरा रहा था, तब भी इसकी ही आंखों के सामने पीटा था, और अब ये भी चोर निकला। बरसों बाद मेरे ही खेत से मिट्टी चुरा कर भागा। मिट्टी चोर कहीं के! अगर मेरे खेत के आसपास दोबारा दिखा तो तुझे तेरे पिता की तरह पीटूंगा। हाँ। इतना कहकर जमींदार ने गुस्से में कृष्णा के सारे बर्तन तोड़ दिए और बल्लू के साथ वहां से चला गया। कृष्णा की माँ धनिया घर के अंदर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। कृष्णा भी अंदर आ गया। माँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बरसों पहले जमींदार ने तेरी आंखों के सामने तेरे पिता को कितना अपमानित किया था। तेरे पिताजी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। मैं तुझे हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाती रही, फिर तुझे क्या जरूरत थी जमींदार के ही खेत से मिट्टी चोरी करने की? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। कल व्यापारी ने मुझे पहली बार मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का ठेका दिया था। मैं थोड़ा लालच में आ गया। सोचा था कि बहुत सारी मुद्राओं का लाभ होगा तो तेरे लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे गरीबी की हालत में ही देखा। सोचा था कि शायद अब हमारे दिन बदल जाएंगे, इसीलिए मैंने बेटा, मैंने तुझे सदा विष नहीं, सद्बुद्धि और आत्म जागरण की शिक्षा दी है। तुझे हमेशा यही सिखाया है कि ईमानदारी से कमाई हुई दौलत बहुत दूर तक साथ देती है। माँ, मुझे माफ कर देना। अब मैं कभी भी जमींदार के खेत से तो क्या, किसी के भी खेत से मिट्टी नहीं चुराऊंगा। अब मैं अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी को तलाश करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए जंगल की गहराई में ही क्यों न जाना पड़े। हाँ, मैं ढूंढूंगा। इतना कहकर कृष्णा रोता हुआ घर से बाहर चला गया। उसी दिन के बाद कृष्णा रोज जंगल में जाता और अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की तलाश करता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन कृष्णा जंगल की गहराई में खड़ा हुआ मिट्टी तलाश रहा था कि तभी उसकी नजर तालाब के किनारे पड़े हुए एक साधु पर पड़ी जो कराह रहा था। साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? मैं 2 दिन से प्यासा हूँ बेटे, मुझे इस तालाब का पानी पिला दो। हाँ साधु महाराज, तालाब तो आपके बगल में है। हाँ, दरअसल इस तालाब के अंदर एक राक्षस का वास है। उसकी इजाजत के बिना कोई भी इसका पानी नहीं ले सकता। जो भी पानी लेता है वो राक्षस उसे उसको मार देता है। इसीलिए मैं डर के मारे पानी नहीं ले पा रहा। लगता है कि अब प्यासा ही मर जाऊंगा। ये सुनकर कृष्णा गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, नहीं, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, मैं आपकी प्यास बुझाने का काम करता हूँ, रुकिए। कृष्णा ने कलश उठाया और जैसे ही उसे तालाब में डाला, तालाब के अंदर से आवाज आई। सोच ले, पानी लेने के कुछ देर बाद मैं तुझे मार डालूंगा। बेशक मार देना, परंतु मुझे किसी की प्यास बुझानी है। इतना कहकर कृष्णा ने पानी निकाला और साधु को पिला दिया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा अब राक्षस तुझे मार देगा। हाँ, कोई चिंता नहीं साधु महाराज, कम से कम आप तो बच गए ना। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। तू बहुत हिम्मत वाला है। ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। दरअसल इस तालाब में कोई राक्षस नहीं है। तूने जो देखा वो एक माया थी। मैं आने जाने वाले यात्रियों की कभी कभी परीक्षा लेता हूँ। अच्छा ये बता बेटा, तू जंगल की गहराइयों में किस मकसद से भटक रहा है?
क्या बात है? कृष्णा ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा, बस यही बात है। मुझे अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की तलाश है जिससे मैं अपना व्यापार जमा सकूं। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से सीधी दिशा में चला जा। वहां पर तुझे एक मिट्टी का ढेर मिलेगा। याद रखना, तूने हमें पानी पिलाया है और तू पहला मनुष्य है जो हमारी परीक्षा में पास हुआ है। तू जो मिट्टी देखेगा वो जादुई मिट्टी होगी, पर ध्यान रखना, उस मिट्टी से जो भी बर्तन और खिलौने बनाओगे उन्हें खरीदने के लिए लोग पागल हो जाएंगे। उस मिट्टी की वजह से तू बहुत धनवान बन जाएगा, लेकिन कभी उस मिट्टी का दुरुपयोग मत करना और ना ही बुरी नीयत से उसे छूना। धनवान बनने के बाद गरीबों की मदद करना मत भूलना। मत भूलना कि जंगल में मिट्टी पाने से पहले तू भी तो एक गरीब ही था। जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज। इतना कहकर किशन उठा और साधु द्वारा बताई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद कृष्णा को एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया जो पीले रंग की चमक में बना हुआ था। ओ, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है। इतनी अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इससे तो बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनेंगे। इतना कहकर कृष्णा ने उस मिट्टी को भरा और अपने घर ले आया। फिर उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। अब तो तेरे साथ साधु का आशीर्वाद भी है। ईमानदारी से काम कर और ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत कर। उस रात कृष्णा पूरी रात मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाता रहा। अगली सुबह कृष्णा मिट्टी के खिलौनों को लेकर दूसरे गांव चला गया और वहां की गलियों में आवाज लगाने लगा। आ गया आ गया आ गया, मजबूत मिट्टी से बने मजबूत खिलौने, सुंदर खिलौने ले लो। तभी वहां वही व्यापारी आ गया जो कृष्णा को ठेका देने वाला था। व्यापारी ने कृष्णा को देखा तो चौंक गया। अरे कृष्णा, अरे भाई, मैं उस दिन तुम्हारा कितना इंतजार करता रहा, तुम आए ही नहीं। हाँ, क्या कहूँ सेठ जी, अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी का इंतजाम नहीं हो पाया था, इसलिए आ नहीं पाया। माफी चाहूंगा उस दिन के लिए। व्यापारी ने तुरंत कृष्णा के मिट्टी के बर्तन और खिलौने देखे। अरे वाह 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 वाह, ये तो तुम्हारे बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर बर्तन है। वाह, इनकी गुणवत्ता तो एकदम उच्च कोटि की, मतलब काफी अच्छी है। अगर तुम इसी मिट्टी के और भी अच्छे खिलौने और बर्तन दे सकते हो तो मैं सारा का सारा ठेका अभी भी तुमको देने के लिए तैयार हूं। बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं ऐसे ही बर्तन लेकर आऊंगा, इतने ही मजबूत। व्यापारी ने कृष्णा को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। याद रखना, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 1000 मिट्टी के बर्तन तैयार करने होंगे। क्या? इतने ढेर सारे बर्तन मैं एक हफ्ते में कैसे बनाऊंगा? अरे भाई देखो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा और तुम्हें उन 1000 मिट्टी के बर्तनों की 50 स्वर्ण मुद्राएं दे जाऊंगा और सारे बर्तन ले जाऊंगा। ये मौका मैं केवल तुम्हें दे रहा हूं, वरना और भी कुम्हार मेरे आगे पीछे लगे हुए हैं, लल्लो चप्पो कर रहे हैं। बताओ भाई। इतना कहकर वो व्यापारी चुपचाप वहां से चला गया। कृष्णा सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को व्यापारी की पूरी घटना बताई। ईश्वर का नाम लेकर बर्तन बनाना प्रारंभ कर दे बेटा, जो होगा देखा जाएगा। मेहनत में कोई कसर मत छोड़। कृष्णा उसी दिन से दिन रात मेहनत में जुट गया। वो मिट्टी के खिलौने और बर्तन लगातार बनाता रहा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। कृष्णा ने जब गिनती की तो देखा कि केवल 100 बर्तन ही बने हैं। हे भगवान, केवल 100 बर्तन बने हैं और 4 ही दिन शेष बचे हैं। अरे कैसे बनाऊं 1000 बर्तन?
कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्णा गहरी सोच में बर्तनों के पास ही बैठा और बैठे बैठे वहीं सो गया। आधी रात के समय अचानक कृष्णा की आंख खुल गई। कृष्णा ने जो दृश्य देखा उससे वो बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने अपने आप बन रहे थे। चाक अपने आप घूम रहा था, मिट्टी अपने आप गुथ रही थी और बर्तन आकार ले रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कृष्णा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ उठो माँ, मिट्टी के बर्तन और खिलौने अपने आप बन रहे हैं माँ, चलो देखो। धनिया तुरंत उठकर दौड़ी और वो दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक नजारा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, इसका मतलब साधु महाराज सच कह रहे थे माँ। ये मिट्टी जादुई है, जादुई। उसी की वजह से बर्तन अपने आप बन रहे हैं, देखो। देखा तूने बेटा, ईमानदारी के फल का नतीजा। तूने पहली बार ईमानदारी से काम किया और तुझे साधु महाराज मिले और उन्होंने तुझे जादुई मिट्टी पकड़ा दी। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। इन बर्तनों के बनने की रफ्तार देखकर तो लग रहा है जैसे कल ही 1000 बर्तन तैयार हो जाएंगे। और कृष्णा ने सही कहा था। तय समय के अंदर कृष्णा के 1000 बर्तन बनकर तैयार हो गए। 4 दिन बाद जब व्यापारी आया तो बर्तन देखकर वो चौंक गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है कृष्णा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने 1000 बर्तन इतने कम समय में बना लिए। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे कुछ और समय मांगोगे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया भैया। कृष्णा मुस्कुरा दिया। व्यापारी ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं कृष्णा को दी। अच्छा कृष्णा सुनो, आज से बेटा मैं तुम्हारे ही बर्तन और खिलौने बनवाकर व्यापार करूंगा, है ना? व्यापारी बर्तन लेकर प्रसन्न होकर चला गया। उस दिन के बाद कृष्णा के दिन फिरने लगे। देखते ही देखते कृष्णा के टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली बन गई। कृष्णा आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा कुम्हार बन गया। उसका नाम, मान और सम्मान बढ़ने लगा और यही बात जमींदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जमींदार क्रोधित अवस्था में अपने साथी बल्लू से बोला, ओहो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ससुरा कृष्णा, ये रातों रात इसकी किस्मत कैसे बदल गई। ये इतना धनवान कैसे बन गया रे बल्लू? अरे जमींदार जी, केवल इतना ही नहीं, जब से कृष्णा धनवान बना है तब से वो गांव के लोगों की दोनों हाथों से मदद कर रहा है। अरे मुझको तो कोई और ही चक्कर लगता है रे बल्लू। मुझे लगता था कि केवल मेरे ही खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन कृष्णा की मिट्टी के बने हुए खिलौनों और बर्तनों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। आखिरकार वो इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी लाया कहां से? अरे आप चिंता ना करें साहब, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। हम उस पर नजर रखेंगे, पता चल जाएगा। ये कहीं न पते की बात। देर किस बात की है? आज रात ही हम दोनों कृष्णा के घर पर नजर रखेंगे। जमींदार और बल्लू आधी रात के समय कृष्णा की हवेली में, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि कृष्णा एक तरफ बैठा हुआ था और मिट्टी के बर्तन अपने आप बन रहे थे। मैंने जो देखा वो सत्य है। हाँ जमींदार जी, सत्य है। मिट्टी के खिलौने और बर्तन अपने आप बन रहे हैं। भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके हाथ कोई जादुई मिट्टी लगी है, और ये मिट्टी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। उस ससुरे गरीब के पास कैसे पहुंच गई? बिल्कुल सही कह रहे जमींदार, इस तरह से तो हम बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। ये बता, तलवार साथ में लाया है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। जमींदार ने तलवार पकड़ ली और दोनों दौड़ते हुए
किष्ना के सामने आ गए। अरे तुम मेरी हवेली में क्या कर रहे हो जमींदार? अरे तू मत भूल रे, मैं इस गांव का जमींदार हूँ जमींदार। तू चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे सामने तू एक मामूली कुम्हार ही रहेगा, समझा? अपनी जबान को लगाम दो जमींदार, और यहां से चुपचाप निकल जाओ। अब मैं वो गरीब किस्ना नहीं रहा। जमींदार ने तुरंत किष्ना की गर्दन पर तलवार रख दी। सीधी तरह से ये बता, जादुई मिट्टी कहाँ से लेकर आया है? नहीं तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, बता। नहीं बताऊंगा। अरे मालिक, इससे क्या पूछ रहे हैं? पहले इसकी मिट्टी पर कब्जा कर लीजिए, उसके बाद इसे पकड़कर हवेली ले चलेंगे, ये अपने आप उगल देगा। जमींदार ने तलवार हटाई और जैसे ही उसने मिट्टी को स्पर्श किया, मिट्टी से रंग बिरंगे कणों से एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। उसे देखकर जमींदार और बल्लू बुरी तरह डर गए और किष्ना भी चौंक गया। तभी किष्ना की माँ की भी आंख खुल गई और वो बाहर आ गई। तुमने बुरी नीयत से इस मिट्टी को स्पर्श किया है। क्या तुम जानते हो ऐसा करने से क्या